हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं एक ब्रांड न्यू लेक्चर सीरीज किसके ऊपर, नेक्स्ट जेएस के ऊपर। मेरे पास बहुत सारी रिक्वेस्ट आई, ठीक है, बहुत सारी ईमेल्स आई कि सर आदिल प्लीज नेक्स्ट जेएस के ऊपर आप लेक्चर सीरीज स्टार्ट करें। और 16 मार्च के बाद, मतलब 16 मार्च के बाद जो मेरे पास रिक्वेस्ट आना शुरू हुई है ना धड़ाधड़ के, सर इसके ऊपर लेक्चर सीरीज बनाएं, इसके ऊपर लेक्चर सीरीज बनाएं। और इसकी वजह क्या थी, 16 मार्च को हुआ क्या था भाई। देखो 16 मार्च को रिएक्ट की एक ट्वीट आती है, ठीक है, और उस ट्वीट में ये मेंशन होता है कि भाई आपने अब से नेक्स्ट जेएस के ऊपर जाना है। मतलब रिएक्ट ट्विटर पे ये चीज ट्वीट कर रहा है कि भाई आपने अब नेक्स्ट जेएस को लर्न करना है, नेक्स्ट जेएस को सीखना है। और जो उनकी नई डॉक्यूमेंटेशन आई है उसमें साफ साफ लिखा है कि भाई अगर आपको रिएक्ट ऐप क्रिएट करनी है, रिएक्ट एप्लीकेशंस के साथ काम करना है, तो आपको रिएक्ट का फ्रेमवर्क यूज करना पड़ेगा जिसका नाम है नेक्स्ट जेएस। क्योंकि आप सबको पता होगा कि वो जो क्रिएट रिएक्ट ऐप है जिसको यूज करके हम अपनी रिएक्ट ऐप बनाते थे वो डेड हो चुका है। मतलब रिएक्ट अब उसको रिकमेंड नहीं करता। रिएक्ट अब किसको रिकमेंड कर रहा है, नेक्स्ट जेएस, जो कि उसका रिएक्ट का फ्रेमवर्क है उसको रिकमेंड कर रहा है। तो ये जो मैं आपको बातें बता रहा हूं, अगर आप इसके बारे में और जानना चाहते हो तो इसके ऊपर मैंने एक का टाइटल है इज रिएक्ट डेड। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और वीडियो के ऊपर आई बटन में भी मैं डिस्प्ले करा दूंगा, तो वहां पे जाके आप वो वाली वीडियो देख सकते हो कि इसका सीन क्या है। तो भाई देखो, आप लोगों के लिए मैं लेकर आया हूं, सिर्फ आपकी रिक्वेस्ट पे मैं नेक्स्ट जेएस की कंप्लीट लेक्चर सीरीज लेकर आया हूं। तो भाई वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है कि भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। यहीं पे पॉज करो, पहले चैनल सब्सक्राइब करो, क्योंकि आपके लिए ही, आपकी रिक्वेस्ट के ऊपर मैं ये लेक्चर सीरीज लेकर आया हूं। तो अगर आप सब्सक्राइब करोगे, बेल का आइकन प्रेस करोगे, तो आपको जो इसकी नेक्स्ट वीडियोस हैं, आने वाली वीडियोस हैं, वो टाइम टू टाइम मिलती जाएंगी। तो ये होगा हमारा पार्ट नंबर 1 और अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो भाई यहां पे देखो, सबसे पहले आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे नेक्स्ट जेएस का इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो आगे आ जाओ। तो यहां पे देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज नेक्स्ट जेएस, ठीक है। नेक्स्ट जेएस की डेफिनेशन क्या है, नेक्स्ट जेएस बेसिकली है क्या। तो यहां पे देखो क्या कह रहा है, द रिएक्ट फ्रेमवर्क फॉर प्रोडक्शन रेडी एप्लीकेशंस। मतलब नेक्स्ट जेएस क्या है, नेक्स्ट जेएस रिएक्ट का एक फ्रेमवर्क है और हम इसको किस लिए यूज करते हैं, प्रोडक्शन रेडी एप्लीकेशंस बनाने के लिए हम नेक्स्ट जेएस को यूज करते हैं। अब भाई देखो, ये जो पूरा एक सेंटेंस है ना, इसके अंदर कुछ वर्ड्स हैं, उन वर्ड्स को मैं अलग अलग समझाना चाह रहा हूं। तो जब आपको वो वर्ड समझ में आ जाएंगे तो आपको ये पूरी डेफिनेशन भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो इसके अंदर कौन कौन से वर्ड्स हैं, सबसे पहला वर्ड है रिएक्ट, दूसरा वर्ड है हमारे पास फ्रेमवर्क, और तीसरा यहां पे है हमारे पास प्रोडक्शन रेडी एप्लीकेशंस, ठीक है। मतलब देखो, यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये रिएक्ट का फ्रेमवर्क है और इसको यूज क्यों किया जाता है, प्रोडक्शन रेडी एप्लीकेशंस के लिए यूज किया जाता है। मतलब ऐसी एप्लीकेशन बनाने के लिए यूज किया जाता है जो कि प्रोडक्शन रेडी होती है, मतलब रेडी टू डिप्लॉय होती हैं। तो भाई देखो, जब मैंने आपको रिएक्ट का कॉन्सेप्ट पढ़ाया था तो मैंने आपको वहां पे क्या बताया था कि रिएक्ट क्या है, रिएक्ट एक जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है, ठीक है। मतलब रिएक्ट जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है, लेकिन नेक्स्ट जेएस रिएक्ट का फ्रेमवर्क है, ठीक है। तो ये जो हायरार्की है ना, इसको आपने बहुत अच्छे से याद रखना है। मतलब नेक्स्ट जेएस इनडायरेक्टली जावास्क्रिप्ट के साथ ही कनेक्टेड है। मतलब नेक्स्ट जेएस का जो पेरेंट है वो रिएक्ट भी है और वो हमारे पास जावास्क्रिप्ट भी है, ठीक है। तो अब देखो, ये जो तीन वर्ड्स हैं ना हमारे पास, इनको मैं सेपरेटली आपको समझाता हूं ताकि आपको इस डेफिनेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके, ठीक है। तो यहां पे आओ। तो यहां पे देखो, सबसे पहले मैं बात करता हूं रिएक्ट की। भाई देखो, रिएक्ट हमें पता है क्या है, रिएक्ट एक लाइब्रेरी है फॉर बिल्डिंग यूजर इंटरफेसेस, ठीक है। मतलब रिएक्ट को हम फ्रेमवर्क नहीं कहते और ना ही ये फ्रेमवर्क है, ये क्या है, जावास्क्रिप्ट की एक लाइब्रेरी है जिसको यूज करके हम बहुत अच्छे यूजर इंटरफेसेस क्या करते हैं, बनाते हैं। और रिएक्ट को सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाने के लिए भी यूज किया जाता है, ये भी आप सबको पता है। फिर यहां पे देखो, सेकंड वर्ड है फ्रेमवर्क। अब देखो, फ्रेमवर्क और लाइब्रेरी के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स और बहुत सारे सीनियर डेवलपर्स भी क्या होते हैं, कंफ्यूज रहते हैं। तो आज वो कंफ्यूजन भी मैं इस लेक्चर के अंदर आपकी दूर करने वाला हूं, ठीक है। तो यहां पे देखो क्या कह रहा है, फ्रेमवर्क के बारे में बता रहा है। देखो, अ फ्रेमवर्क इज यूज फॉर बिल्डिंग एंड डिप्लॉइंग एन एप्लीकेशन क्विकली। मतलब देखो, यहां पे क्या कह रहा है, फ्रेमवर्क हम क्यों यूज करते हैं, अपनी एप्लीकेशन को बिल्ड करने के लिए, मतलब बनाने के लिए, क्रिएट करने के लिए, और जब वो बन जाती है उसको डिप्लॉय करने के लिए हमारे सर्वर पे, हमारे इंटरनेट के ऊपर। तो अगर ये काम हमें तेजी से करना है, क्विकली करना है, तो उसके लिए हम कॉन्सेप्ट यूज करते हैं फ्रेमवर्क का, ठीक है। फ्रेमवर्क के बारे में कुछ और पॉइंट्स मैं आपको बताता हूं। यहां पे देखो क्या कह रहा है, व्हेन वी यूज अ फ्रेमवर्क वी कैन यूज रिसोर्सेज टू फैसिलिटेट फास्टर डेवलपमेंट एंड अ ग्रेटर यूजर एक्सपीरियंस। मतलब देखो, यहां पे क्या कह रहा है कि जब हम फ्रेमवर्क को यूज करते हैं ना,
तो फ्रेमवर्क के अंदर जितनी भी रिसोर्सेज होती हैं, जो बिल्ट इन रिसोर्सेज होती हैं, उन्हीं को यूज करके हम क्या करते हैं, अपनी डेवलपमेंट करते हैं, मतलब फास्टर डेवलपमेंट करते हैं, और उसका जो एक्सपीरियंस होता है यूजर का वो बहुत ज्यादा अच्छा होता है। ठीक है, फिर आगे आ जाओ। फ्रेमवर्क के कुछ और पॉइंट्स हैं, मतलब मैं आपको लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क का डिफरेंशिएट यहाँ पे समझाना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहले फ्रेमवर्क की बात करते हैं। यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, फ्रेमवर्क प्रोवाइड रेडी टू यूज टूल्स, स्टैंडर्ड्स एंड टेम्पलेट्स फॉर फास्ट एप्लीकेशन डेवलपमेंट एंड लाइब्रेरीज डू नॉट। मतलब देखो यहाँ पे डिफरेंस बता रहा है कि फ्रेमवर्क्स के अंदर पता है क्या होते हैं, रेडी टू यूज टूल्स होते हैं, मतलब वहां पे आपको टूल बनाने नहीं पड़ते, वहां पे आपको टूल कहीं से गेट नहीं करने पड़ते, वहां पे बने बनाए टूल्स मौजूद होते हैं, स्टैंडर्ड्स, सेट ऑफ रूल्स, ये सारी चीजें पहले से क्या होती हैं, आपको गिवन होती हैं, ताकि आप जल्दी से उन चीजों को यूज करके अपनी एप्लीकेशन फास्टर डेवलप कर सको। लेकिन लाइब्रेरीज के अंदर ऐसा नहीं होता, क्योंकि लाइब्रेरीज के अंदर आपको पता है कि बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं, बिल्ट इन क्लासेस, बिल्ट इन कोड होता है, जिसको हम अपनी एप्लीकेशन के अंदर कॉल करते हैं, यूज करते हैं। लेकिन फ्रेमवर्क के बारे में मैंने आपको क्या बताया कि फ्रेमवर्क को यूज करके हम अपनी एप्लीकेशन बिल्ड करते हैं। ठीक है, एक ये पॉइंट हो गया। फिर आगे आ जाओ। अब यहां पे देखो क्या कह रहा है, आर ओन इन्वायरमेंट विद अ लॉट ऑफ बिल्ट इन फीचर्स टू मेक इट इजी फॉर अस टू बिल्ड फास्टर वेब एप्स। मतलब देखो यहाँ पे सेकंड पॉइंट किसकी बात कर रहा है, फ्रेमवर्क की बात कर रहा है। मतलब यहाँ पे कह रहा है कि फ्रेमवर्क का अपना एक एनवायरमेंट होता है, जिसको यूज करके हम क्या करते हैं, एप्लीकेशन बिल्ड करते हैं, और इस एनवायरनमेंट के अंदर हमें लॉट ऑफ बहुत सारे बिल्ट इन फीचर्स मिलते हैं, जिसको यूज करके हम अपनी वेब एप्लीकेशंस को तेजी से कंप्लीट कर सकते हैं, तेजी से बना सकते हैं। भाई देखो एक बात मैं आपको यहाँ पे क्लियर करता जाऊं, मतलब जो इसका मेन डिफरेंस है, फ्रेमवर्क हम यूज करते हैं अपनी एप्लीकेशन को बिल्ड करने के लिए, बनाने के लिए, और उसके बाद उसको डिप्लॉय करने के लिए। लेकिन लाइब्रेरीज हम यूज करते हैं अपनी एप्लीकेशन को इनहैंस करने के लिए। इनहैंस मतलब उसकी फंक्शनैलिटीज को बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो ये एक डिफरेंस माइंड में रखना, और भी डिफरेंस मैं आपको बताता हूं। ठीक है, फिर आगे आ जाओ। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे लाइब्रेरी के बारे में बता रहा है, तो देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, अ लाइब्रेरी इज यूज्ड टू एनहांस द फंक्शनैलिटी ऑफ एन एप्लीकेशन। देखो भाई बात जो अभी मैंने आपको समझाई कि फ्रेमवर्क हम यूज करते हैं एप्लीकेशन को बिल्ड करने के लिए, उसको डिप्लॉय करने के लिए, लेकिन लाइब्रेरी हम यूज करते हैं अपनी एप्लीकेशन की फंक्शनैलिटी को बढ़ाने के लिए, इनहैंस करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए। मतलब लाइब्रेरी हमें अपनी एप्लीकेशन को बिल्ड करने का, डिप्लॉय करने का जो पूरा इन्वायरमेंट होता है, जो सेट ऑफ रूल्स होते हैं, वो हमारे पास लाइब्रेरी के अंदर मौजूद नहीं होते। लाइब्रेरी मतलब बना बनाया कोड है, उसको जस्ट हमें अपनी एप्लीकेशन के अंदर कॉल करके अपनी एप्लीकेशन को इनहैंस करना है। ठीक है, फिर आगे आ जाओ। अब यहाँ पे देखो, अब मैं आपको डायग्राम से लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क का डिफरेंस समझाता हूँ। ठीक है, देखो इसको गौर से समझना। भाई देखो हमारी एप्लीकेशन का कोड होता है, मतलब मैं कोई एप्लीकेशन बना रहा हूँ, मतलब कोई भी मैं यहाँ पे एक एप्लीकेशन बना रहा हूँ, उसका कोड है मेरे पास। तो हम अपनी एप्लीकेशन के अंदर क्या काम करते हैं, हम अपनी एप्लीकेशन के अंदर लाइब्रेरी का कोड कॉल करते हैं, यूज करते हैं। मतलब ये जो हमारे पास लाइब्रेरी है, कोई भी लाइब्रेरी हो सकती है, जेक्वेरी हो सकती है, जेक्वेरी यूआई हो सकती है, कोई भी लाइब्रेरी हो सकती है। हम क्या करते हैं, इस लाइब्रेरी के अंदर का जो कोड होता है उसे हम कॉल करते हैं अपनी एप्लीकेशन के अंदर, और उसकी फंक्शनैलिटी को यूज करते हैं। मतलब जो भी लाइब्रेरी के अंदर फंक्शन है, जो भी हमारे पास कोई क्लासेस वगैरह है, उनको हम क्या करते हैं, उनको हम यूज करते हैं अपनी एप्लीकेशन के अंदर। मतलब लाइब्रेरी का कोड हम कॉल करते हैं अपनी एप्लीकेशन के अंदर। लेकिन दूसरी जगह अगर मैं यहाँ पे फ्रेमवर्क की बात करूं, तो ये जो हमारी एप्लीकेशन का कोड होता है ना, इसको कॉल कौन करता है, हमारा फ्रेमवर्क। मतलब ये जो एप्लीकेशन का कोड है, ये फ्रेमवर्क की मदद से ही बनाया जाता है। इसलिए जब हम अपनी एप्लीकेशन का कोड एग्जीक्यूट करते हैं, तो समझ लो हमारा फ्रेमवर्क ही हमारी एप्लीकेशन कोड को एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, तो डिफरेंस समझ में आ रहा है कि लाइब्रेरी का कोड हम कॉल करके अपनी एप्लीकेशन के अंदर लेकर आते हैं, लेकिन फ्रेमवर्क में क्या होता है कि फ्रेमवर्क ही हमारे एप्लीकेशन कोड को एग्जीक्यूट करता है, कॉल करता है, क्योंकि ये जो एप्लीकेशन का कोड है, ये सारा फ्रेमवर्क की मदद से ही जनरेट होता है। ठीक है, एक तो ये डिफरेंस हो गया मेन। एक और मेन डिफरेंस होता है, और वो क्या होता है कि भाई फ्रेमवर्क की अपनी कोई लाइब्रेरी भी होती है। मतलब फ्रेमवर्क कंटेन करता है किसको, लाइब्रेरी को। इसका मतलब फ्रेमवर्क की अपनी लाइब्रेरी तो होती है, लेकिन लाइब्रेरी का अपना फ्रेमवर्क नहीं होता। समझ आ रहा है? तो ये पॉइंट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस डायग्राम को अच्छे से समझ लो, आपको लाइब्रेरी वर्सेस फ्रेमवर्क का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अभी तक मैंने आपको रिएक्ट लाइब्रेरी के बारे में बताया और फ्रेमवर्क के बारे में बताया। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो कुछ और पॉइंट्स हैं। देखो यहाँ पे मैं एग्जाम्पल्स आपको बताना चाह रहा हूँ लाइब्रेरी की। मतलब
कौन कौन सी रियल लाइफ की लाइब्रेरीज हैं जो कि हम यूज करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो jQuery, ये क्या है, लाइब्रेरी है, फ्रेमवर्क नहीं है। सेम इसी तरह रिएक्ट फ्रंट एंड की लाइब्रेरी है, यूजर इंटरफेसेस बनाने के लिए लाइब्रेरी है, फ्रेमवर्क नहीं है, ठीक है। फिर jQuery UI मतलब यूजर इंटरफेसेस से रिलेटेड, अगर हमें बटन चाहिए, मॉडल पॉपअप्स चाहिए और बहुत सारी चीजें हैं यूजर इंटरफेस को इनहेंस करने के लिए, तो हम उसके लिए लाइब्रेरी यूज करते हैं jQuery UI, ये भी लाइब्रेरी है। फिर देखो नेक्स्ट chart.js, अपनी एप्लीकेशन के अंदर चार्ट्स वगैरह मुझे बनाने हैं तो उसके लिए मैं chart.js वाली लाइब्रेरी यूज कर सकता हूँ। फिर यहाँ पे देखो पार्सले, फॉर्म की जो वैलिडेशन वगैरह होती हैं उसके लिए मैं ये वाली लाइब्रेरी यूज कर सकता हूँ। मतलब ये सारी क्या है, एग्जाम्पल्स हैं किसकी, लाइब्रेरीज की। फिर आगे आ जाओ, अब बात करते हैं फ्रेमवर्क्स की एग्जाम्पल्स। फॉर एग्जाम्पल एंगुलर जावास्क्रिप्ट का एक फ्रेमवर्क है जिसके अंदर हम टाइपस्क्रिप्ट को यूज करते हैं, तो ये क्या है, ये फ्रेमवर्क है। और फिर आ जाओ लारावेल, लारावेल क्या है, फ्रेमवर्क है। किसका फ्रेमवर्क है, पीएचपी का फ्रेमवर्क है। सेम इसी तरह कोड इग्नाइटर पीएचपी का एक फ्रेमवर्क है। और फिर आ जाओ ASP.NET MVC कह लो या ASP.NET Core कह लो, ये क्या है, ये ASP.NET के क्या है, फ्रेमवर्क्स हैं। और फिर आ जाओ आपके पास Vue.js, Vue.js भी क्या है, जावास्क्रिप्ट का एक फ्रेमवर्क है। और आपको एक मजे की बात बताऊं कि हमारे पास ये जो मोस्ट ऑफ द फ्रेमवर्क्स होते हैं ना, उसके अंदर एक कॉमन कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम कहते हैं MVC, ठीक है। तो ये MVC का कॉन्सेप्ट हमें लाइब्रेरीज में नहीं मिलता, फ्रेमवर्क्स में मिलता है। तो ये भी आप एक डिफरेंस किसी इंटरव्यू में बता सकते हो, तो आपका जो इंप्रेशन है वो बहुत ज्यादा अच्छा पड़ेगा, ठीक है। तो ये एग्जांपल्स हो गई किसकी, फ्रेमवर्क्स की। अच्छा अब आगे आ जाओ, अब यहाँ पे देखो जो हमारे पास लास्ट वर्ड था वो क्या था, प्रोडक्शन रेडी एप्लीकेशंस। क्योंकि मैंने Next.js की हमारे पास मैंने डेफिनेशन क्या बताई, अ रिएक्ट फ्रेमवर्क फॉर प्रोडक्शन रेडी एप्लीकेशंस। तो यहाँ पे देखो क्या कह रहा है कि प्रोडक्शन रेडी एप्लीकेशंस कौन सी होती हैं, तो यहाँ पे यही बता रहा है, देखो अ सॉफ्टवेयर इज कंसिडर्ड प्रोडक्शन रेडी इफ इट इज केपेबल ऑफ मीटिंग द डिमांड्स ऑफ इट्स यूजर्स एंड देन रेडी फॉर डिप्लॉय। मतलब प्रोडक्शन रेडी एप्लीकेशन ऐसी एप्लीकेशन होती हैं जो कि हमारे यूजर्स की तमाम रिक्वायरमेंट्स को क्या करती हैं, मीट करती हैं। मतलब उसके अंदर यूजर की जो जो रिक्वायरमेंट है वो सारी उसके अंदर फुलफिल की जाती हैं और वो रेडी टू डिप्लॉय होती है। मतलब बस उसे क्या करना है, इंटरनेट पे अपलोड करना है। तो जब ऐसी एप्लीकेशंस आप बना लेते हो तो उन्हें कहा जाता है प्रोडक्शन रेडी एप्लीकेशंस। फिर यहाँ पे देखो दिस इंक्लूड्स ईज ऑफ यूजेबिलिटी, रिलायबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी। मतलब जो प्रोडक्शन रेडी एप्लीकेशंस होती है ना, उसको यूज करना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है, उसकी रिलायबिलिटी बहुत ज्यादा आसान होती है। और अवेलेबिलिटी, अवेलेबिलिटी का मतलब कि भाई वो रेडी फॉर डिप्लॉय है, आपने जस्ट क्या करना है, उसे डिप्लॉय करना है। तो इसको कहा जाता है प्रोडक्शन रेडी एप्लीकेशंस, ठीक है। तो अब अगर मैं आऊं इसकी कंप्लीट डेफिनेशन के ऊपर, तो वो क्या थी, यहाँ पे देखो वो थी ये कि Next.js क्या है, रिएक्ट का फ्रेमवर्क है, किस लिए, फॉर प्रोडक्शन रेडी एप्लीकेशंस, ठीक है। क्लियर हुआ यहां तक। अच्छा अब हम Next.js के बारे में कुछ और बातें करते हैं, ठीक है। कुछ और पॉइंट्स हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। यहाँ पे देखो, देखो क्या कह रहा है, द Next.js इज रिएक्ट बेस्ड फ्रेमवर्क विथ सर्वर साइड रेंडरिंग कैपेबिलिटी। भाई देखो ये Next.js की ना एक स्ट्रेंथ है जिसको क्या कहा जाता है, SSR। देखो नाम से ही जाहिर है सर्वर साइड रेंडरिंग, क्योंकि भाई हमें पता है कि जावास्क्रिप्ट क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के नाम से मशहूर है। लेकिन यहाँ पे Next.js क्या कह रहा है कि भाई Next.js को यूज करके आप सर्वर साइड रेंडरिंग भी कर सकते हो। मतलब सर्वर साइड कोड को भी अपनी Next.js की एप्लीकेशन में एग्जीक्यूट कर सकते हो। ये पूरा एक अलग टॉपिक है, इसको बहुत अच्छे से हम कवर करेंगे आगे जाके। फिर यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, Next.js की जो एप्लीकेशन होती है वो बहुत ज्यादा फास्ट होती है और SEO फ्रेंडली होती है। जो मेरी इस प्लेलिस्ट को फॉलो कर रहा है उसको SEO के बारे में लाजमी पता होगा। SEO मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये कॉन्सेप्ट हम क्यों यूज करते हैं, अपनी वेबसाइट को सर्च इंजन पे, मतलब गूगल या दूसरे सर्च इंजन के ऊपर अगर हमें रैंक करवाना है, अपनी वेबसाइट को ऊपर लेकर आना है, टॉप सर्च रिजल्ट्स में लेकर आना है, तो उसके लिए हम कॉन्सेप्ट यूज करते हैं SEO। इसका मतलब क्या है कि Next.js को यूज करके जो भी आप वेबसाइट्स बनाओगे वो SEO फ्रेंडली होंगी। मतलब उसके अंदर आपको कोई अलग से SEO का बहुत सारा काम करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा फीचर है और बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, ठीक है। फिर आगे आ जाओ, देखो क्या कह रहा है, यूजिंग Next.js you can create robust react based applications quite easily and test them। मतलब यहाँ पे देखो क्या कह रहा है कि Next.js को यूज करके आप एक कंप्लीट रोबस्ट रिएक्ट बेस्ड एप्लीकेशन बना सकते हो बहुत ज्यादा आसानी से, और उसको टेस्ट भी कर सकते हो, क्योंकि Next.js क्या एक फ्रेमवर्क है जो कि एप्लीकेशन को बिल्ड करना, टेस्ट करना, डिप्लॉय करना, ये सारी चीजें आपको एक ही फ्रेमवर्क के अंदर मिलती हैं, ठीक है। फिर आगे आ जाओ, अब यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, Next.js क्या है, एक पैकेज है दैट यूजेस रिएक्ट फॉर बिल्डिंग यूजर इंटरफेसेस। मतलब
नेक्स्ट जेएस को आप क्या कह सकते हो, एक पैकेज कह सकते हो जो कि रिएक्ट को यूज करता है, किस लिए, यूजर इंटरफेसेस को बिल्ड करने के लिए। लेकिन भाई देखो, सिर्फ यूजर इंटरफेस तो बिल्ड नहीं करते ना, यूजर इंटरफेस के अलावा भी बहुत सारे काम होते हैं एक वेबसाइट के अंदर, जिस तरह राउटिंग हो गया, फॉर्म्स हो गए, हमारे पास एपीआईज हो गई। तो भाई देखो, रिएक्ट के अंदर हम क्या करते थे, रिएक्ट के अंदर यूजर इंटरफेस बनाने के बाद अगर हमें फॉर एग्जांपल राउटिंग चाहिए, ऑथेंटिकेशन चाहिए, हमें फॉर्म्स चाहिए, हमें एपीआईज चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करते थे, अलग अलग पैकेजेस हम इंस्टॉल करते थे, मतलब थर्ड पार्टी पैकेजेस हम इंस्टॉल करते थे अपनी रिएक्ट ऐप के अंदर, तब जाके हमारी एक कंप्लीट रिएक्ट एप्लीकेशन बनती थी। इसका मतलब अगर मुझे राउटिंग चाहिए तो रिएक्ट राउटर डॉम यूज करते थे, अगर मुझे फॉर्म्स वैलिडेशन वाला काम करना है तो हम फॉर्मिक वगैरह यूज करते थे, और अगर हमें एपीआई से रिलेटेड काम करना है तो हम एक्सियोस यूज करते थे, ई कॉमर्स फंक्शनैलिटीज करनी है रिडक्स यूज करते थे। मतलब अलग अलग थर्ड पार्टीज हम यूज करते थे, तब जाके हमारी एक कंप्लीट फुल फ्लेज रिएक्ट ऐप बनती थी। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है, नेक्स्ट.जेएस आपको एक कंप्लीट पैकेज प्रोवाइड करता है जिसके अंदर आपको कुछ एडिशनल फीचर्स, एडिशनल पैकेजेस ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, यहां पे देखो नेक्स्ट पॉइंट, देखो क्या कह रहा है, नेक्स्ट.जेएस इज लोडेड विद अ लॉट मोर फीचर्स दैट इनेबल यू टू बिल्ड full-fledged production-ready application features like routing, styling, authentication, etc. देखो वही बात कर रहा है कि Next.js लोडेड है, मतलब फुल्ली लोडेड है बहुत सारे फीचर्स के साथ, जिसको यूज करके आप क्या कर सकते हो, एक फुल फ्लेज्ड, एक कंप्लीट वेब एप्लीकेशन जो कि प्रोडक्शन के लिए रेडी होती है, वो आप बना सकते हो। क्यों? क्योंकि इसके अंदर, Next.js के अंदर आपको राउटिंग के लिए कोई अलग से पैकेज इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, स्टाइलिंग हो गया, ऑथेंटिकेशन हो गया, एपीआईज हो गया, इसके लिए आपको कोई अलग से पैकेजेस इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। वो सारी चीजें आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगी, एक ही फ्रेमवर्क के अंदर मिल जाएंगी, जिसको हम कहते हैं Next.js। तो ये है पावर, ये है स्ट्रेंथ किसकी, Next.js की, जो कि हमें रिएक्ट में देखने को नहीं मिलती थी। हालांकि Next.js फ्रेमवर्क रिएक्ट का ही है, मतलब इसके अंदर जो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत सारी जो कोडिंग है, वो उसी तरह की है जो हम रिएक्ट के अंदर यूज करके आए हैं। लेकिन रिएक्ट के अंदर हमें थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज का सहारा लेना पड़ता था अपनी एक कंप्लीट, एक फुल फ्लेज एप्लीकेशन को क्रिएट करने के लिए। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे जो मेन फीचर्स हैं, जिस तरह राउटिंग, स्टाइलिंग, ऑथेंटिकेशन एक्सेट्रा, मतलब और भी बहुत सारे फीचर्स हैं जिसके लिए हमें कुछ एडिशनल पैकेज इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, वो सारी चीजें हमें एक ही जगह पे मिल जाती हैं। फिर आगे आ जाओ, अब यहाँ पे देखो, Next.js provides everything for you. There is no need to install additional packages. देखो वही बात कि Next.js आपको सारी चीजें, जो जो आपको एक कंप्लीट वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए चाहिए, वो सारी चीजें आपको प्रोवाइड करके देता है। इसका मतलब कि आपको अलग से कोई एडिशनल पैकेजेस इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती। जिस तरह हम रिएक्ट में करते थे, npm को यूज करके अलग अलग पैकेजेस को इंस्टॉल करते थे, फिर उसकी फंक्शनैलिटीज ऐड होते थे, फिर उसका कोड हम इंप्लीमेंट करते थे। यहाँ पे ऐसा कोई चक्कर नहीं है, यहाँ पे सिर्फ ये चक्कर है कि भाई वो जो Next.js के फ्रेमवर्क के अंदर जो चीजें हैं वो किस तरह से काम करती हैं, जिस तरह राउटिंग हो गया, ऑथेंटिकेशन हो गया, एपीआईज हो गया, वो बस हमें खुद से समझना है, मतलब उनका तरीकेकार समझना है कि वो काम किस तरह से करते हैं, बस अलग से कोई पैकेज इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती। फिर आगे आ जाओ, अब यहाँ पे देखो, अब बात करते हैं की फीचर्स ऑफ Next.js। मतलब कुछ फीचर्स मैंने आपको पीछे भी बताए, कुछ उसकी इंपॉर्टेंस बताई, अब आते हैं इसके जो की फीचर्स हैं। ठीक है, देखो सबसे पहला हमारे पास फीचर है ऑटोमेटिक स्टैटिक ऑप्टिमाइजेशन, इन विच स्टैटिक एंड डायनेमिक बिकम वन नाउ। भाई देखो, इसके अंदर एक फीचर है जिसको हम कहते हैं ऑटोमेटिक स्टैटिक ऑप्टिमाइजेशन। इसका मतलब क्या है कि भाई जब हम Next.js के साथ काम करते हैं ना, मतलब Next.js को यूज करके जो भी हम एप्लीकेशन बनाते हैं, अब उस एप्लीकेशन के अंदर स्टैटिक काम भी हो रहा है, डायनेमिक काम भी हो रहा है, मतलब सारा काम एक ही जगह पे हो रहा है। तो हमें इस तरह की फीलिंग नहीं आती कि हम स्टैटिक वेबसाइट का काम अलग कर रहे हैं, डायनेमिक का काम अलग कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, बाय यूजिंग दिस फीचर Next.js can build hybrid application that contain both server rendered and statically generated pages। इसका मतलब देखो यहाँ पे कह रहा है कि भाई ये वाला जो फीचर है ना, ऑटोमेटिक स्टैटिक ऑप्टिमाइजेशन, इसकी मदद से क्या होता है कि हम हाइब्रिड एप्लीकेशन बना सकते हैं। अब यहाँ पे देखो, हाइब्रिड एप्लीकेशन का क्या मतलब है, ऐसी एप्लीकेशन जिसके अंदर सर्वर साइड कोड भी इंप्लीमेंट हुआ हुआ है और स्टैटिक कोड भी इंप्लीमेंट हुआ हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसी एप्लीकेशन को कहा जा रहा है हाइब्रिड एप्लीकेशन। भाई देखो, ये जो हाइब्रिड एप्लीकेशन की टर्म है, ये एक दूसरी जगह भी यूज होती है। जिस तरह हम मोबाइल एप्लीकेशंस बनाते हैं, तो आजकल कॉन्सेप्ट क्या आया हुआ है कि भाई जो भी हम मोबाइल एप्लीकेशन बनाते हैं, अब वो मोबाइल एप्लीकेशन हमारे
एंड्रॉयड डिवाइसेस पे भी चलनी चाहिए, मैक डिवाइसेस पे भी चलनी चाहिए, विंडोज डिवाइसेस पे भी चलनी चाहिए। तो जब हम एक ऐसी एप्लीकेशन बनाते हैं जो कि डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे चल सकती है, उसको हम कहते हैं हाइब्रिड एप्लीकेशन। तो यहाँ पे हाइब्रिड एप्लीकेशन का क्या कॉन्सेप्ट है कि भाई ऐसी एप्लीकेशन हम बना सकते हैं नेक्स्ट जेएस को यूज करके जिसके अंदर सर्वर साइड रनिंग भी हो रही है, स्टैटिक साइड रनिंग भी हो रही है। तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, फिर आगे आ जाओ। अब देखो नेक्स्ट फीचर है हॉट कोड रीलोड। अब हॉट कोड रीलोड का क्या मतलब है, देखो नेक्स्ट जेएस सर्वर डिटेक्ट्स मॉडिफाइड फाइल्स एंड रीलोड्स देम ऑटोमेटिकली। भाई देखो हमें पता है ना नेक्स्ट जेएस की जो भी एप्लीकेशन होगी वो सर्वर पे रन होगी, मतलब कोई लोकल होस्ट होगा, कोई पोर्ट नंबर होगा। तो भाई होता क्या है कि अगर आप अपनी एप्लीकेशन को बना रहे हो, उसके अंदर कोडिंग कर रहे हो, उसके अंदर बहुत सारी फाइल्स हैं, आपने उसके अंदर कोडिंग की, और जैसे ही आप उसको सेव करते हो तो ये जो नेक्स्ट जेएस का सर्वर है वो ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेता है कि भाई कौन सी फाइल्स के अंदर चेंजिंग हुई है, मॉडिफिकेशन हुई है, और जैसे ही आप उसको सेव करते हो तो वो ऑटोमेटिक उसको रीलोड कर देता है आपके ब्राउजर पे। मतलब आपको रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ती। बहरहाल ये फीचर तो और जगहों पे भी हमें मिल जाता है, लेकिन नेक्स्ट जेएस के अंदर भी मौजूद है। फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट, फाइल बेस्ड राउटिंग। देखो यहां पे क्या कह रहा है, नो नीड टू कॉन्फ़िगर एनी यूआरएल फॉर राउटिंग, फाइल्स आर टू बी प्लेस्ड इन पेजेस फोल्डर, ऑल यूआरएल्स विल बी मैप्ड टू फाइल सिस्टम, कस्टमाइजेशन कैन बी डन। मतलब देखो यहां पे क्या कह रहा है कि भाई देखो रिएक्ट में क्या होता था कि अगर हमें रिएक्ट के अंदर राउटिंग को इंस्टॉल करना है, राउटिंग को इंप्लीमेंट करना है, तो हम क्या करते थे, रिएक्ट राउटर डॉम को इंस्टॉल करते थे, उसको कॉन्फ़िगर करते थे, और उसका कोड हम बार बार क्या करते थे, लिखते थे राउटिंग का। लेकिन यहां पे क्या कह रहा है, यहां पे कह रहा है कि आपको कोई पैकेज या कोई थर्ड पार्टी लाइब्रेरी इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, उसको कॉन्फ़िगर करने की जरूरत नहीं है। हमारी नेक्स्ट जेएस की एप्लीकेशन के अंदर ही हमारे पास राउटिंग के लिए फाइल्स मौजूद होती हैं, जिसके अंदर हमारे पास जो यूआरएल्स हैं वो पहले से मैप हुए हुए होते हैं, लेकिन आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसके अंदर कस्टमाइजेशन कर सकते हो। मतलब आपको कोई अलग से थर्ड पार्टी इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, उसको कॉन्फ़िगर करने की जरूरत नहीं है। मतलब राउटिंग से रिलेटेड जो भी कोड है, जो भी डेटा है, वो पहले से इसके अंदर मौजूद होता है, जस्ट आपने उसके अंदर क्या करनी है, कस्टमाइजेशन करनी है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फीचर है। फिर आगे आ जाओ। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट पॉइंट, एपीआई राउट्स। अब देखो भाई ये चीज आपके लिए एक बहुत बड़ा शॉक भी हो सकता है, सरप्राइज भी आप इसको कह सकते हो। देखो क्या कह रहा है, एपीआई राउट्स, इट मींस वी कैन क्रिएट एपीआईज बाय यूजिंग नेक्स्ट.js। मतलब एक बहुत ज्यादा गुड न्यूज है नेक्स्ट.js के ऊपर जो लोग भी आ रहे हैं। तो यहाँ पे देखो उसको स्ट्रेंथ, उसकी पावर बताने के लिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि भाई आप नेक्स्ट.js को यूज करके एपीआईज भी क्रिएट कर सकते हो। तो भाई इसका मतलब कहीं ना कहीं आप लोग भी ये मान रहे होगे कि जो रिएक्ट है उसने बिल्कुल सही रिकमेंड किया है कि भाई आप नेक्स्ट.js को सीखो और नेक्स्ट.js के ऊपर स्विच हो जाओ। ठीक है, एक ये पॉइंट है। फिर यहाँ पे देखो सपोर्ट फॉर सीएसएस मॉड्यूल्स। सीएसएस मॉड्यूल्स मतलब भाई आप अपने सीएसएस मॉड्यूल्स बना सकते हो इसके अंदर, और उसके अंदर अपना अगर कोई आप कोड लिखना चाह रहे हो सीएसएस से रिलेटेड वो आप लिख सकते हो। लेकिन जरूरी नहीं है कि आप सीएसएस मॉड्यूल्स बनाओ, आप बने बनाए जो मॉड्यूल्स होते हैं जिस तरह बूटस्ट्रैप हो गया, टेलविंड सीएसएस हो गया, और जो हमारे पास बने बनाए जो सीएसएस मॉड्यूल्स होते हैं वो भी आप यूज कर सकते हो। लेकिन अपने सीएसएस मॉड्यूल्स भी आप यहाँ पे बना सकते हो, उसकी सपोर्ट मौजूद है। फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट, ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन के फीचर्स भी इसके अंदर मौजूद हैं। मतलब लॉगिन करते हुए ऑथेंटिकेशन अगर आपको परफॉर्म करवानी है, मतलब चेक करना है कि भाई कौन सी रिसोर्स कौन सा यूजर एक्सेस कर सकता है, इस तरह का काम हम यहाँ पे कर सकते हैं। मतलब ऑथेंटिकेशन के लिए जो पैटर्न्स हैं वो हमारे पास नेक्स्ट.js की एप्लीकेशन के अंदर मौजूद होते हैं। फिर आगे आ जाओ। अब यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, कंपोनेंट स्पेसिफिक स्टाइल्स। इसका मतलब यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, स्टाइल JSX प्रोवाइड्स सपोर्ट फॉर ग्लोबल एज वेल एज कंपोनेंट स्पेसिफिक स्टाइल्स। मतलब देखो यहाँ पे कह रहा है जिस तरह से हम रिएक्ट के अंदर अलग अलग कंपोनेंट्स बनाकर हम अपनी एप्लीकेशन को बिल्ड करते थे, तो नेक्स्ट.js के अंदर भी हम क्या करेंगे, अलग अलग कंपोनेंट्स को बना के अपनी एप्लीकेशन बिल्ड करेंगे। और यहाँ पे नेक्स्ट.js में हम क्या कर सकते हैं कि भाई हम ग्लोबल CSS भी बना सकते हैं, मतलब ग्लोबल स्टाइल्स भी बना सकते हैं जो कि डिफरेंट कंपोनेंट्स के अंदर क्या होगा, शेयर होगा। या फिर हम किसी एक कंपोनेंट, किसी स्पेसिफिक कंपोनेंट से रिलेटेड भी हम क्या कर सकते हैं, अपनी स्टाइलिंग डिफाइन कर सकते हैं, CSS डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी एक की फीचर है इसमें। फिर आगे आ जाओ, सर्वर साइड रेंडरिंग। देखो वही बात, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था, ये नेक्स्ट.js की एक स्ट्रेंथ है, पावर है। तो देखो क्या कह रहा है, रिएक्ट कंपोनेंट्स आर प्री रेंडर्ड ऑन सर्वर, हेंस लोड फास्टर ऑन क्लाइंट। मतलब यहाँ पे देखो कह रहा है कि जो सर्वर साइड रेंडरिंग है ना, ये बेसिकली प्री रेंडरिंग की एक टाइप है, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, सर्वर साइड कोड को एग्जीक्यूट करते हैं, जिससे हमारा क्लाइंट साइड कोड भी क्या हो जाता है, फास्टर हो जाता है। तो ये भी एक इसका की फीचर है जिसको शॉर्ट में हम पढ़ते हैं SSR। तो ये भी एक कंप्लीट लेक्चर है, इसको भी आगे जाके डिटेल में देखेंगे। फिर आगे आ जाओ। अब यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, नोड इकोसिस्टम।
Next.js being React based gels well with Node ecosystem। भाई देखो मतलब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, जो Next.js है ना ये भी Node ecosystem के ऊपर काम करता है। मतलब Node.js का जो कॉन्सेप्ट है, npm का जो कॉन्सेप्ट है, उसी के साथ हमारे पास Next.js भी कनेक्टेड है। क्योंकि भाई देखो Next.js रिएक्ट का फ्रेमवर्क है ना, तो रिएक्ट भी हमारे पास नोड इकोसिस्टम पे चलता था, तो यही वजह है कि जो Next.js है ये भी हमारे पास नोड इकोसिस्टम पे चलता है। क्योंकि भाई देखो आप सबको पता है जो सर्वर साइड रेंडरिंग है वो तो नोड के बगैर पॉसिबल ही नहीं है ना, और सर्वर साइड रेंडरिंग तो हर एप्लीकेशन की नीड बन चुकी है, इसलिए नोड भी समझ लो एक तरह से नीड बन चुका है। ठीक है, फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट, ऑटोमेटिक कोड स्प्लिट। मतलब देखो यहाँ पे एक फीचर, एक बहुत अच्छा फीचर है, इसके अंदर क्या होता है यहाँ पे पढ़ो, Next.js renders pages with libraries they need। इसका मतलब Next.js जो आपके पेजेस, HTML पेजेस हो गए या दूसरे पेजेस हो गए, उनको जो रेंडर करता है उसके साथ उन्हीं लाइब्रेरीज को रेंडर करता है जिसकी उन्हें जरूरत होती है। मतलब सपोज करो कि 5 लाइब्रेरीज हैं, उसमें से सिर्फ एक लाइब्रेरी की जरूरत है, तो वो सिर्फ एक ही लाइब्रेरी यूज की जाएगी, बाकी सारी लाइब्रेरीज यूज नहीं होंगी। फिर देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, Next.js इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग अ सिंगल लार्ज जावास्क्रिप्ट फाइल क्रिएट्स मल्टीपल रिसोर्सेज। मतलब Next.js क्या करता है कि एक बहुत बड़ी फाइल, एक बहुत बड़ी जावास्क्रिप्ट की फाइल क्रिएट नहीं करता, बल्कि उसको मल्टीपल रिसोर्सेज के अंदर क्रिएट करता है, मतलब स्प्लिट कर देता है। व्हेन अ पेज इज लोडेड ओनली रिक्वायर्ड जावास्क्रिप्ट पेज इज लोडेड विद इट। मतलब यहाँ पे क्या कह रहा है कि जब आपका पेज, कोई भी पेज आपका HTML पेज लोड होता है, तो उसके साथ जो भी रिक्वायर्ड जावास्क्रिप्ट है, मतलब जो भी जरूरी जावास्क्रिप्ट है जो उस पेज को चाहिए, वही जावास्क्रिप्ट का कोड उस पेज के साथ लोड किया जाता है। जो बाकी का कोड होता है वो उसके साथ लोड नहीं किया जाता। तो ये भी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फीचर है। फिर आगे आ जाओ, अब यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, एक्सपोर्ट स्टैटिक साइट। मतलब Next.js allows to export full static site from your web application। मतलब यहाँ पे कह रहा है कि आप अपनी Next.js की एप्लीकेशन के अंदर जो स्टैटिक साइट है ना, क्योंकि आपको पता है कि भाई आपकी जो एप्लीकेशन होती है उसके अंदर स्टैटिक साइट भी होती है, उसके अंदर डायनेमिक साइट भी होती है, मतलब स्टैटिक और डायनेमिक कोड का एक कॉम्बिनेशन होता है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो आपकी एप्लीकेशन है आप उसमें से स्टैटिक साइट को क्या कर सकते हो, एक्सपोर्ट कर सकते हो, मतलब निकाल के उसको कहीं और भेज सकते हो। फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट, बिल्ट इन टाइपस्क्रिप्ट सपोर्ट। इसका मतलब Next.js के साथ हमें टाइपस्क्रिप्ट की सपोर्ट भी मिलती है, लेकिन हम Next.js को उसी तरह यूज करेंगे जिस तरह हम React को यूज करके आए हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, Next.js इज रिटन इन टाइपस्क्रिप्ट एंड प्रोवाइड्स एक्सीलेंट टाइपस्क्रिप्ट सपोर्ट। मतलब यहाँ पे कह रहा है कि Next.js के अंदर टाइपस्क्रिप्ट की सपोर्ट मौजूद है, तो अगर आप इसको टाइपस्क्रिप्ट के साथ यूज करना चाह रहे हो तो उसको भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, फिर आगे आ जाओ, और अब यहाँ पे देखो एक और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फीचर है जिसको हम कहते हैं प्री रेंडरिंग। भाई देखो वो जो मैंने आपको सर्वर साइड रेंडरिंग बताई थी, क्लाइंट साइड रेंडरिंग बताई थी, वो आप समझ लो कि टाइप्स हैं किसकी, प्री रेंडरिंग की। अब भाई देखो प्री रेंडरिंग में क्या होता है, जरा इसको गौर से समझना। प्री रेंडरिंग मतलब Next.js जब भी हमारे पेज को रेंडर करता है, मतलब ब्राउजर पे जब भी उसको रेंडर करता है, तो उस पेज का जो HTML होता है वो पहले से उसको लोड कर देता है, पहले से उसको रेंडर कर देता है। इसका मतलब भाई देखो रिएक्ट एप्लीकेशन के अंदर क्या होता था कि जब भी हमारा कोई पेज लोड होता था तो उसके साथ उसका HTML और जावास्क्रिप्ट, जब तक ये दोनों कोड लोड नहीं हो जाते थे तब तक वो ब्राउजर पे रेंडर नहीं होता था। ठीक है, लेकिन Next.js में क्या है, प्री रेंडरिंग का क्या कॉन्सेप्ट है कि भाई जब Next.js हमारे पेज को लोड करती है, रेंडर करती है, तो उस पेज का जो HTML होता है उसको वो पहले से रेंडर कर लेती है। पहले से रेंडर मतलब, क्योंकि भाई देखो हमारा जो HTML है वही हमें नजर आता है ना सबसे पहले, जावास्क्रिप्ट बाद में लोड हो जाए कोई मसला नहीं है। तो Next.js क्या करता है प्री रेंडरिंग के अंदर कि वो पहले HTML को रेंडर कर लेता है, लेकिन जब HTML हमारी रेंडर हो जाती है उसके बाद वो क्या करता है, जावास्क्रिप्ट को रेंडर करता है। क्योंकि भाई आपको पता है एक पेज के अंदर HTML भी इंपॉर्टेंट है और जावास्क्रिप्ट भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन रिएक्ट एप्लीकेशंस के अंदर क्या होता था, प्री रेंडरिंग का कॉन्सेप्ट नहीं था, इसलिए वहां पे जो पेजेस थे वो थोड़ा देर से लोड होते थे। लेकिन Next.js के अंदर जो हमारे पेजेस हैं वो जल्दी लोड हो जाएंगे, मतलब उसकी परफॉर्मेंस हमारी साइट की अच्छी हो जाएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्री रेंडरिंग का कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर वो जो हमारा पेज है उसका HTML पहले से रेंडर हो जाता है, वो जावास्क्रिप्ट का वेट नहीं करता। ठीक है, जब हमारा HTML रेंडर हो जाएगा उसके बाद हमारी जावास्क्रिप्ट भी रेंडर हो जाती है। तो ये कॉन्सेप्ट है किसका, प्री रेंडरिंग का। इसको भी हम देखेंगे आगे जाके डिटेल में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे ये की फीचर्स हो गए कंप्लीट। अब हम बात करते हैं वर्जन ऑफ Next.js, मतलब इस वक्त कौन सा वर्जन चल रहा है। तो यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, लेटेस्ट वर्जन ऑफ Next.js इज 13। मतलब जो हम इसका लेटेस्ट वर्जन आज के टाइम पे यूज करेंगे वो कौन सा है, 13 है। हो सकता है कि भाई आप मेरी वीडियो कुछ टाइम बाद देख रहे हो, तो हो सकता है वहां पे जो वर्जन है उसका अपडेट हो गया हो, लेकिन भाई देखो
वर्जन अपडेट होने से कोई इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, मतलब जो पुरानी चीजें चलती हुई आ रही हैं वही चीजें कंटिन्यू होती हैं, जस्ट नए वर्जन के अंदर कुछ नई चीजें ऐड कर दी जाती हैं। ठीक है, सही है। तो देखो यहाँ पे इसका इंट्रोडक्शन हो गया है कंप्लीट। अब मैं आपको बताता हूँ इसकी प्री रिक्विजिट्स, मतलब नेक्स्ट जेएस के ऊपर आने से पहले आपको कौन कौन सी चीजें आनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, HTML CSS बहुत आसान है। उसके बाद जावास्क्रिप्ट प्लस ES6 फीचर्स, मतलब देखो जावास्क्रिप्ट तो आनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ जो मॉडर्न जावास्क्रिप्ट जो कि एडवांस जावास्क्रिप्ट के कॉन्सेप्ट्स हैं, जिसको हम ECMAScript 6 कहते हैं, उसके जो फीचर हैं, जिस तरह से एरो फंक्शंस हो गया, जिस तरह डीस्ट्रक्चरिंग हो गई, जिस तरह टेम्पलेट लिटरल्स हो गया, ठीक है, इस तरह के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी आपको आने चाहिए। मतलब ऑब्जेक्ट्स, क्लासेस, इसका कॉन्सेप्ट भी आपको होना चाहिए जावास्क्रिप्ट के अंदर। लेकिन भाई देखो, अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं भी है, अगर आपको जस्ट बेसिक जावास्क्रिप्ट आती है, तब भी आप यहाँ पे इस लेक्चर सीरीज को फॉलो कर सकते हो, क्योंकि मैं इंशाल्लाह आपको ये जो नेक्स्ट जेएस है वो बहुत ज्यादा आसान करके समझाऊंगा। और फिर देखो, फिर आपको कुछ रिएक्ट के फंडामेंटल्स भी आने चाहिए, क्योंकि मैंने क्या बताया, नेक्स्ट जेएस किसका फ्रेमवर्क है, रिएक्ट का। तो आपको रिएक्ट की भी कुछ चीजें आनी चाहिए। रिएक्ट फंडामेंटल्स के अंदर बहुत सारी चीजें, मैं आपको कुछ कुछ बता देता हूं। जिस तरह से स्टेट का कॉन्सेप्ट है वो आपको आना चाहिए, प्रॉप्स का कॉन्सेप्ट है वो आना चाहिए, फंक्शनल कंपोनेंट्स हो गए, और भी कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि रिएक्ट फंडामेंटल्स में आते हैं। मतलब आप समझ लो कि आपको रिएक्ट बिगिनर लेवल की आनी चाहिए, बेसिक लेवल की आनी चाहिए, तभी आप नेक्स्ट जेएस को अच्छे से समझ पाओगे। और फिर एंड में अगर आपको कोई फ्रेमवर्क की नॉलेज है, ठीक है, जिस तरह नेक्स्ट जेएस के अलावा अगर आपको फॉर एग्जांपल लारावेल की नॉलेज है, ASP.NET MVC की नॉलेज है, कोडिंगनाइटर की नॉलेज है, तो वो नॉलेज आपको इस लेक्चर सीरीज के अंदर फायदा देगी जल्दी से जल्दी चीजों को समझने में। लेकिन अगर आपको फ्रेमवर्क की नॉलेज नहीं है, तब भी आप इस लेक्चर को फॉलो कर सकते हो, क्योंकि मैंने क्या बताया, फ्रेमवर्क की नॉलेज एक प्लस पॉइंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये लेक्चर हो गया है वाइंड अप। तो भाई अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करके जाना, और इसके साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस करना, क्योंकि और भी बहुत सारे लेक्चर इस लेक्चर सीरीज के अंदर आने वाले हैं। तो इस लेक्चर के हवाले से कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे जरूर पूछ लेना। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए देखते रहिए मेरा चैनल प्रोग्राम मेंटोर।